हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इनफर्टिलिटी प्रोफाइल। कैसे इनफर्टिलिटी होती है कपल्स में, मेल्स में, फीमेल्स में, इन सब के बारे में हम देखेंगे। एन इनफर्टिलिटी प्रोफाइल टिपिकली includes a set of diagnostic tests and evaluations aimed at understanding the underlying causes of infertility in both male and female। इनफर्टिलिटी प्रोफाइल क्या होता है? सेट होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के जो इवेलुएट करता है और अंडरस्टैंड करता है कि क्या कॉजेज़ है इनफर्टिलिटी का, दोनों में, मेल में या फिर फीमेल में। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल्स और कपल रिप्रोडक्टिव हेल्थ टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी। ये क्या कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है इंडिविजुअल का या फिर कपल का। ये क्या बताता है? आइडेंटिफाई करता है क्या उसका पोटेंशियल कॉज है, मतलब मेन कॉज क्या है उसकी इनफर्टिलिटी का। अब हम पैरामीटर्स के बारे में देखते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं इनफर्टिलिटी में। फर्स्ट है वुमेन्स के लिए, और वुमेन में पहला है मेडिकल हिस्ट्री। इट इंक्लूड प्रीवियस प्रेगनेंसीज, menstrual cycle regularities, contraceptive use, surgeries and any other medical condition, एग्जाम्पल थायराइड डिसऑर्डर, डायबिटीज़। तो ये क्या होता है? प्रीवियस जो भी प्रेगनेंसी हुई होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटीज़ आई होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ या फिर किसी सर्जरी का, या फिर कोई भी मेडिकल कंडीशन होती है जैसे थायराइड डिसऑर्डर या फिर डायबिटीज़ होती है, वो कैसे अफेक्ट कर रही है उसकी इनफर्टिलिटी की। सेकेंड है फिजिकल एग्जामिनेशन। इट इंक्लूड अ जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड अ पेल्विक एग्जाम टू चेक फॉर एबनॉर्मेलिटीज़। इसमें क्या होता है? जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होता है और जो पेल्विक रीजन होता है उसका उसका चेकिंग होती है फिजिकली। किसके लिए? कोई भी एबनॉर्मेलिटी को पता करने के लिए। थर्ड है ओव्यूलेशन असेसमेंट। ओव्यूलेशन असेसमेंट में है बेसल बॉडी टेम्परेचर चार्टिंग, मॉनिटर टेम्परेचर डेली टू आइडेंटिफाई ओव्यूलेशन। इसमें क्या करते हैं? बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है डेली, आइडेंटिफाई करने के लिए कि ओव्यूलेशन हो रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है ओव्यूलेशन प्रिडिक्शन किट्स, जिसे हम ओपीकेस भी कहते हैं। डिटेक्टिंग द सर्ज इन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन दैट ट्रिगर्स ओव्यूलेशन। एक ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है, जब वो पीक में होता है तो क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। तो उसी सर्ज को, मतलब जो उसकी मैक्सिमम पीक होती है, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए ओव्यूलेशन प्रिडिक्टर किट्स होती है। नेक्स्ट है सर्जरी प्रोजेस्ट्रॉन लेवल्स मेजर्ड इन मिड ल्यूटियल फेज अराउंड डे 21 टू 28 डे साइकिल टू कंफर्म ओव्यूलेशन। इसमें क्या होता है? सीरम प्रोजेस्ट्रॉन लेवल देखा जाता है 21 से 28 डेज़ के, जो 21 डेज़ होता है 28 डेज़ के मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें देखा जाता है कंफर्म करने के लिए कि ओव्यूलेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। थर्ड हम देखेंगे हार्मोनल प्रोफाइल्स। हार्मोनल प्रोफाइल में फर्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे एफएसएच भी कहा जाता है। असेस्ड ऑन द डे 3 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाई लेवल कैन इंडिकेट ओवेरियन एजिंग। ये क्या करा जाता है? थर्ड डे में किया जाता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, और इसका अगर हाई लेवल होगा तो वो इंडिकेट क्या करेगा? ओवेरियन एजिंग की। ओवेरियन एजिंग मतलब 30 की एज के बाद देखा जाता है कि जनरली जो होती हैं रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी जो होती है ओवरीज की, वो डिक्रीज होने लग जाती है। तो उसे चेक करने के लिए एफएसएच का टेस्ट होता है। सेकेंड है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ऑल्सो मेजर्ड ऑन डे 3। अ हाई LH बाय FSH रेशियो माइट इंडिकेट पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या होता है? ये भी डे 3 में मेजर किया जाता है। अगर हाई LH बाय FSH रेशियो होता है तो इंडिकेट क्या करता है? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। PCOS क्या होता है? जब या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटीज़ आती हैं या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरीके से बंद हो जाती है, उसका कारण क्या होता है? PCOS होता है। थर्ड है एस्ट्राडायोल, जिसे E2 भी कहा जाता है। ऑल्सो मेजर्ड ऑन डे 3, हैव्स टू इवेलुएट ओवेरियन रिजर्व। ये क्या होता है? डे 3 में किया जाता है, और किसके लिए होता है? ओवेरियन रिजर्व को, मतलब कितनी ओवरीज अभी प्रेजेंट है फीमेल में। थर्ड है एंटी मुलेरियन हार्मोन, एसेसेस ओवेरियन रिजर्व एंड हेल्प टू प्रिडिक्ट रिस्पॉन्स टू फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स। ये भी क्या ओवेरियन रिजर्व को देखता है और प्रिडिक्ट करता है कि क्या उसकी रिस्पॉन्स है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इवेल्युएट्स थायराइड फंक्शन एज हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म कैन अफेक्ट फर्टिलिटी। तो ये क्या करता है कि थायराइड फंक्शन को देखता है, या तो हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है, फिर हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है, जो अफेक्ट करता है फर्टिलिटी को। लास्ट है प्रोलैक्टिन, हाई लेवल कैन इंटरफेयर विद ओव्यूलेशन। अगर हाई लेवल्स हो जाए प्रोलैक्टिन का तो वो भी इंटरफेयर कर सकता है ओव्यूलेशन के साथ। नेक्स्ट है इमेजिंग स्टडीज़। अब स्टडीज़ जो हमारा इमेजिंग टेक्निक्स होती हैं, उनसे स्टडी से हम कैसे इनफर्टिलिटी को देख सकते हैं।
फर्स्ट है पेल्विक अल्ट्रासाउंड, इवेलुएट द ओवरीज एंड यूट्रस लुकिंग फॉर कंडीशन लाइक पीसीओएस और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़। तो इसमें क्या करा जाता है, ओवरीज और यूट्रस का किया जाता है अल्ट्रासाउंड, और उसमें देखा जाता है कि कोई कंडीशन जैसे मैंने बताया पहले पीसीओएस है या नहीं है, या फिर कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। नेक्स्ट है हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राफी, जिसे हम एसएसजी भी कहा जाता है, एन एक्सरे प्रोड्यूस टू एक्सेस द फैलोपियन ट्यूब एंड द शेप ऑफ द यूट्राइन कैविटी। ये क्या करता है, एक्सरे किया जाता है और ये बताता है, एक्सेस बताता है फैलोपियन ट्यूब का और शेप बताता है यूट्राइन कैविटी की। नेक्स्ट है जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्ट में फर्स्ट आता है कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग एक टेस्ट होता है साइटोजेनेटिक्स का, जिसमें हम क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं। आइडेंटिफाई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज दैट माइट कंट्रीब्यूट टू इनफर्टिलिटी। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी को पता चलता है जो क्या कॉज कर सकती हैं, इनफर्टिलिटी कर सकती हैं। इसमें जनरली क्या देखा जाता है, जो क्रोमोसोम देखे जाते हैं वो 13, 18, 21 और XY देखा जाता है। XX फीमेल के केस में और XY मेल के केस में। जेनेटिक स्क्रीनिंग फॉर स्पेसिफिक कंडीशंस सच एज फ्रेजाइल एक्स कंडीशन सिंड्रोम, स्पेशली इफ देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ अर्ली मेनोपॉज और फैमिली हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो क्या जेनेटिक स्क्रीनिंग भी की जाती है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के लिए, या फिर कोई फैमिली की हिस्ट्री है कि उनकी फैमिली में किसी को अर्ली मेनोपॉज हो गया है, या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री है कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर वो लोग कैरी कर रहे हैं, तो उसके लिए जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। अब हम मेंस में देखेंगे क्या होता है। फर्स्ट है स्पर्म एनालिसिस। सबसे पहले देखा जाता है स्पर्म काउंट, नंबर ऑफ स्पर्म पर मिलीमीटर ऑफ सीमेन। एक कितने स्पर्म है पर मिलीमीटर ऑफ सीमेन में। नेक्स्ट है स्पर्म मोटिलिटी, परसेंटेज ऑफ स्पर्म दैट आर मूविंग प्रॉपरली, कितने परसेंट है स्पर्म की जो पर्टिकुलरली अच्छे से मूव कर पा रही है। नेक्स्ट है स्पर्म मॉर्फोलॉजी, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट है वॉल्यूम एंड पीएच ऑफ सीमेन। ये क्या करता है, इवेलुएट करता है समाइनल फ्लूइड को और प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या हो सकता है, कोई या फिर इनको इन्फेक्शन हो सकता है या फिर इन्फ्लेमेशन हो सकता है जो इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है मेन में। नेक्स्ट देखते हैं हार्मोनल टेस्ट। हार्मोनल टेस्ट में फर्स्ट है FSH, जिसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। हाई लेवल में इंडिकेट टेस्टिकुलर फेलियर, अगर हाई लेवल्स हो जाए FSH की तो क्या करते हैं, टेस्टिकुलर को फेल कर देते हैं। नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन SSS, टेस्टिकुलर फंक्शन, ये टेस्टिकुलर फंक्शन को बताता है। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन, इवेल्युएट फॉर हाइपोगोनाइडिज्म, अगर लो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है तो फिर तब भी क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन, हाई लेवल्स कैन अफेक्ट स्पर्म प्रोडक्शन, अगर हाई लेवल हो जाए प्रोलैक्टिन का तो फिर वो भी अफेक्ट कर सकता है स्पर्म के प्रोडक्शन को। नेक्स्ट है स्ट्राडायोल, इम्बैलेंस में अफेक्ट स्पर्म प्रोडक्शन, अगर इम्बैलेंस हो जाए स्ट्राडायोल का तो फिर वो भी अफेक्ट कर सकता है स्पर्म के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट है जेनेटिक कैरियोटाइपिंग, जैसे अभी बताया था कैरियोटाइपिंग वही है साइटोजेनेटिक्स का एक टेस्ट है, जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी को देखा जाता है। वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन टेस्टिंग, जिसमें क्या करा जाता है, मेल इनफर्टिलिटी को चेक किया जाता है, कहीं वाई क्रोमोसोम में कोई भी लोकस है जो एब्सेंट या फिर डिलीट हो गया, फिर उसका इन्वर्जन हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया, जिसकी वजह से उसमें इनफर्टिलिटी आ रही है। सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन म्यूटेशन टेस्टिंग, ये क्या होती है, ये उस केस में रिकमेंडेड होती है जब कॉन्जेनाइटल एब्सेंस होती है वास डिफरेंस की, मतलब बर्थ के टाइम से ही वास डिफरेंस प्रेजेंट नहीं होती है चाइल्ड में। नेक्स्ट है स्पर्म फंक्शन टेस्ट। स्पर्म फंक्शन टेस्ट में क्या होता है, पहला स्पर्म पेनिट्रेशन ऐसे एसेसेस द एबिलिटी ऑफ द स्पर्म टू पेनिट्रेट एन एग। इसमें क्या देखा जाता है, एबिलिटी देखी जाती है स्पर्म की कि वो पेनिट्रेट कर पा रहा है, मतलब उसे भेद के जो उसकी लेयर होती है एग की, उसे भेद के अंदर जा पा रहा है फिर नहीं जा पा रहा है। नेक्स्ट है एक्रोजोम रिएक्शन। एक्रोजोम रिएक्शन क्या होता है, टेस्ट स्पर्म एबिलिटी टू अंडरगो नेसेसरी चेंजेस फॉर फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म रीच करता है एग के सरफेस पे तो वो अपना एक्रोजोम रिलीज करता है, जिसकी वजह से केमिकल चेंजेस होते हैं और वही केमिकल चेंजेस फर्टिलाइजेशन का रूप लेते हैं। फिफ्थ है इन्फेक्टिशियस डिजीज स्क्रीनिंग। इन्फेक्टिशियस डिजीज स्क्रीनिंग में क्या होता है, स्क्रीनिंग फॉर STI, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं उनकी स्क्रीनिंग होती है, जैसे क्लैमाइडा, गोनोरिया, सिफिलिस, HIV, हेपाटाइटस, जो अफेक्ट कर सकती है स्पर्म के हेल्थ को और इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।